हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक जीके के डे 2 के बारे में। और आशा करते हैं कि आपने डे 1 को देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने 30 MCQ डिस्कस किया था। और इस सीरीज़ को हम लोग आगे तक कंटिन्यू रखेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टैटिक जीके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये NTPC और ग्रुप डी के लिए ही है। तो आप किसी और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है। पालीताना मंदिर स्थित है। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। गुजरात में भावनगर जिले में ये स्थित है। भावनगर जिले के पास स्थित है पालीताना मंदिर। देखिए पालीताना मंदिर अगर पूछ ले कि किस धर्म से संबंधित है तो ये ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया था जैसे कि गुजरात के अहमदाबाद से ही संबंधित था, एक मस्जिद के बारे में जिसको झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है। उस मस्जिद का नाम क्या था, किसी को पता है? अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था सीदी बसीर मस्जिद। ठीक है, सीदी बसीर मस्जिद को ही झूलती मीनार का मस्जिद कहा जाता है और ये अहमदाबाद में स्थित है, इसे याद रखिएगा। चलिए, माउंट आबू आपको पता है ये राजस्थान में स्थित है और ये भी आपका जैन धर्म से ही संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। माउंट आबू का जैन जो तीर्थ स्थल है। और उज्जैन से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया चाइना बाउंड्रीज प्रॉब्लम 1886 से 1947, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है नूरानी, AG नूरानी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, AG नूरानी। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स किल गांधी। ये सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि अक्सर देखे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और चांसेस होते हैं। तो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन डी, तुषार गांधी। ठीक है, तुषार गांधी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करिए। कर्नाटक का जो कंबला त्यौहार है, कंबाला त्यौहार भी कहीं लिखता है, किससे संबंधित है? कंबला त्यौहार का संबंध ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा आपका भैंसों की दौड़। ठीक है, भैंसों की दौड़, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जैसे एक होता है जल्लीकट्टू तमिलनाडु संबंधित है, उसी तरह से यहाँ पे कंबला त्यौहार का संबंध भैंसों की दौड़ से है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पे? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है स्विट्जरलैंड, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में पड़ता है। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना किया गया था 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना। निर्मल हृदय, मदर टेरेसा, बिल्कुल सही। सदाकत आश्रम का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। पवनार आश्रम का संबंध कह सकते हैं यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, तो डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था किसे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो पहला है वो किसे प्रदान किया गया था? देखिए ये जो स्टार्ट किया गया था 1969 में किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। और ये सबसे पहला मिला था किसे? देविका रानी अरोरी को दिया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और 2021 जो सबसे लेटेस्ट है वो किसे मिला? रजनीकांत को। ठीक है, सुपरस्टार रजनीकांत को ये दिया गया। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की रकम दी जाती है, ये आपको याद रखना, क्योंकि रकम अक्सर पूछा जाता है कि कितनी राशि दी जाती है। 10 लाख रुपए की राशि और एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार, तो होमी भाभा पुरस्कार का संबंध हो जाता है ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। और आपको पता है कि होमी जहांगीर भाभा जो है वो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो पुरस्कार स्टार्ट किया गया था ये 2010 में स्टार्ट किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, 2010। चलिए अगला क्वेश्चन
गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? भारत सरकार के द्वारा दिया था और इसकी स्टार्टिंग किया गया था 1995। देखिए, जब भी इस तरह के जब प्रश्न आते हैं 1990 के दशक का, तो आप उसको अपने डेट ऑफ बर्थ पे याद रखने की कोशिश कीजिए कि 1995 है तो आप 1995 से, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप उससे संबंधित याद रख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपसे पूछ ले कि ये गांधी जी की कौन सी जयंती पर स्टार्ट किया गया था, तो 125वीं जयंती पर ये स्टार्ट किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 125वीं जयंती पर, और इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। और इसके अंतिम जो विजेता बने, यानी गांधी शांति पुरस्कार के अंतिम विजेता, या फिर आपसे पूछे कि 19वें विजेता कौन बने, तो इसको याद रखेंगे। बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार दिया गया लास्ट टाइम, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र के उपलब्धि में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मधुबनी कला का संबंध होता है बिहार में प्रचलित लोक कला है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, लोक कला। एशियाई खेलों का आरंभ कब किया गया था? एशियाई खेलों का आरंभ कब किया गया था, कब हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1951 में। ठीक है, 1951 में सबसे पहली बार खेला गया, जिसको हम लोग एशियाड के नाम से भी जानते हैं। नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था सबसे पहली बार, इसे याद रखना है। जोरांडा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोरांडा जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सिग्मो क्या है? हाल ही में अपने करंट में क्वेश्चंस पढ़ा होगा, करंट में बहुत बार आपको बताया गया सिग्मो क्या है। तो सिग्मो एक प्रकार का महोत्सव है। ठीक है, गोवा का महोत्सव है, गोवा में एक फेस्टिवल है, गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए, सिग्मो महोत्सव, गोवा संबंध रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनिक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनिक्स कप एक बार पूछा गया था एग्जाम्स में, ईएसआई के प्री में क्वेश्चंस पूछा गया था, ईएसआई के प्री में, कि लावेर कप का संबंध क्या है। देखिए, जनरली इस तरह के जो कप होते हैं वो किसी बुक में नहीं मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप इस कप के बारे में अगर बुक में ढूंढेंगे तो शायद ही ना मिले, किसी ना किसी बुक में आपको शायद हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन मोस्टली बुक में ये आपको नहीं मिलेगा। तो यूनिक्स जो कप है, इसका संबंध याद रखिएगा बैडमिंटन से। इस तरह के जब भी प्रश्न आपको आए, तो जो भी यूनिक लगता है आप उसको ज़रूर नोट करके रखें, ताकि एग्जाम्स टाइम पे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप अपना नोट्स खोलेंगे, आप उसको डायरेक्ट पढ़ेंगे और आप एग्जाम्स में जाएंगे। ठीक है, रिविजन्स करने में आसानी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा यूनिक्स कप, बैडमिंटन और लावेर कप का संबंध मैंने आपको जस्ट बताया कि टेबल टेनिस आपको याद रखना है, टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस नहीं, वो टेनिस से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। लावेर कप टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट्स बनता है कि भारत प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? और ये भारत ही नहीं, पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, जो कि 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक्चुअली बम्बई कह सकते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि वर्तमान में भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं? आप कमेंट करके बताएंगे। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वन, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 1952 में हुई थी। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या है पीएसएलवी? तो पीएसएलवी यहाँ पे याद रख सकते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बंधुआ मजदूरी अधिनियम भी पूछा जा सकता है, या फिर बंधुआ मजदूरी कब लागू किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है। बंधुआ मजदूरी 1976। ठीक है, 1976, ऑप्शन सी 1976। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली, जिसकी स्टार्टिंग कब हुआ था अर्जुन पुरस्कार? 1961 में। ठीक है, 1961 में हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली जो महिला थी, उनका नाम है एन लेम्सडेन। ठीक है, एन लेम्सडेन। और इनका संबंध किस
खेल से, तो ये हॉकी प्लेयर है, इनको याद रखिएगा। और इनको 1961 में ये पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, लास्ट टाइम मानव विकास सूचकांक जो 2020 में रिपोर्ट आया था उसमें भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक 131वां है, ये याद रखिएगा, भारत का रैंक 131वां है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी HDI जिसको कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको 3 क्षेत्रों के यानी 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। 3 वो चीज़ कौन कौन से, तो आप इसको याद रखेंगे 3 चीज़। एक तो आपका जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या फिर ज्ञान कह सकते हैं, शिक्षा या ज्ञान, और तीसरा जो है प्रति व्यक्ति है। इन 3 चीज़ों को इसमें मापा जाता है। और ये जो प्रतिवर्ष जारी किया था UNDP के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है, इसे याद रखना है। और सबसे पहली बार इसको जारी किया गया था 1990 में, महबूबुल हक ने इसको बनाया था, इसे याद रखिएगा, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जैसे UNEP का फुल फॉर्म क्या है? UNEP अक्सर पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना किया गया था 5 जून 1972 को, ठीक है, 5 जून 1972 को। और इसकी जो राजधानी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है, इसे याद रखिएगा, केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। और यहाँ पे अगर हम बात करें IUCN क्या है, तो IUCN का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर में देखा था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पूछा गया था, तो इसी तरह से ये भी पूछा था IUCN का पूर्ण रूप क्या है। अक्सर इसमें पूछा जाता है UNDP का पूर्ण रूप, जो कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे IUCN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आई रिपीट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे याद रखना है। और इसकी अगर स्थापना पूछ लें तो IUCN की स्थापना जो किया गया था वो आपका 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, इसे याद रखना है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। चलिए, इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है कि स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रिक्सडैग, ठीक है, रिक्सडैग ऑप्शन ए। मजलिस यहाँ पे ईरान का कह सकते हैं, ड्यूमा रूस का, और कोर्टेस स्पेन का, ये सभी आपको याद रखना है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929वां अधिवेशन यानी 1929 का जो अधिवेशन था क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, आप अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति किया गया था, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य इसमें किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी 1929 में, तो JLN के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पहली अध्यक्षता थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली अध्यक्षता थी। और जवाहरलाल नेहरू ने टोटल 3 बार अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखिएगा, 1929 में, 1936 में और 1937 में। ये मैंने आपको बहुत बार बताया ये सभी चीज़ें, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जो लोग हमारे पेड कोर्सेज जो नोट्स में जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको बताया गया कि 260 से ज़्यादा टॉपिक नोट्स दिया गया, हैंड राइटिंग नोट्स, आप उस नोट्स को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप अगर वो पढ़ लेंगे तो समझिए कि सब चीज़ आपका क्लियर होगा, जीके में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बस आप उसको पढ़ते रहिए, बस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ पे आपको नोट्स आपको पढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मिंटो मार्ले सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1909 में पारित किया गया था, 1909, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? तो इसमें भार बदलता है, बहुत बार साइंस में हम लोगों ने डिस्कस किया, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, भार बदलता है, द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है। सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो कितने रंग दिखाई पड़ते हैं? जब सूर्य की किरण श्वेत प्रकाश से गुजरेगी तो ये 7 रंगों में विभक्त होगा, मैंने आपको बताया है 7 रंगों में विभक्त होगा। अब यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी कलर का, और सबसे कम जो विचलन होता है वो रेड कलर का होता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम विचलन होने के कारण इसका जो वेवलेंथ होता है यानी कि जो तरंग दैर्घ्य होता है वो इसका ज़्यादा होता है
रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि बैंगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होने के कारण इसका यूज़ जो होता है वो खतरे के सिग्नल में हम लोग करते हैं, जैसे कि जो आपको पता होगा ट्रेन की जो सिग्नल दिया जाता है, इसी के अंतर्गत यानी इस रेड को ही यूज़ किया जाता है। इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन इसका बहुत कम होता है, स्कैटरिंग इंग्लिश में कहा जाता है। स्कैटरिंग कम होता है जिस वजह से इसका यूज किया जाता है। तो बस यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, 7 रंगों में विभक्त होता है। नेक्स्ट वन है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है महाराष्ट्र के किस सुधारक को? गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? अच्छा, आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उस समय यहाँ का जो शासक थे वो दाहिर थे, ठीक है। दाहिर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन से अच्छे से अटेम्प्ट करिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा और आपका स्कोर कितना बन रहा है, ज़रूर बताइएगा। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का जो निर्माण होता है वो किस परिणाम स्वरूप होता है, किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? सही आंसर बनता है ऑप्शन ए किडवन, ठीक है। किडवन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो देखिए 30 MCQ आपके साथ मैंने बताया, डिस्कस किया। तो अब आपकी बारी आती है कमेंट करके बताने की कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जल्द ही आपका साइंस का सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाला। हम लोग वो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो और मैथ्स की आप लोग कमेंट करें, तो मैथ्स के लिए भी हम लोग बिल्कुल रेडी है। मैथ्स का सब चीज़ रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम इस मैथ्स को भी स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा वेट करिए, सब चीज़ आपका स्टार्ट होगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयरिंग करते रहिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।